कश्मीर के महाराजा हरि सिंह न हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे न पाकिस्तान। वो कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाना चाहते थे और पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की आज़ादी के लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्हें मुस्लिम बाहुल्य वाला कश्मीर हर हाल में चाहिए था। पाकिस्तान ने कश्मीर रियासत के साथ किए अपने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और अपनी ओर से कश्मीर को सप्लाई किए जाने वाले अनाज, कपड़े और पेट्रोल पर रोक लगा दी। सियालकोट से जम्मू के बीच रेल सेवा भी बंद कर दी गई। 22 अक्टूबर 1947 को हथियारबंद कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। एक तरफ हजारों की संख्या में ये कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ कश्मीर में बगावत हो गई। रियासत में अधिकायक में मौजूद मुस्लिम सैनिकों ने हमलावरों के साथ हाथ मिला लिया और जल्द ही हमलावर मुजफ्फराबाद की जमीन तक पहुंच गए। कश्मीर रियासत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि अगर वो ना होते तो कश्मीर शायद आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। डोमेल से आगे बढ़ चुके हमलावरों को उरी में एंटर करने के लिए एक संकरे पुल से होकर गुजरना था। राजेंद्र सिंह जी ने सर्वप्रथम इस पुल को ही नष्ट कर दिया। ऐसा होने से हमलावर 2 दिन तक आगे नहीं बढ़ पाए। ब्रिगेडियर के बुलंद हौसले हजारों की संख्या में मौजूद दुश्मन पर भारी थे, लेकिन राजेंद्र सिंह कश्मीर रियासत को बचाने के अपने इस संघर्ष में अंततः शहीद हो गए। उरी से आगे बढ़ते ही कबायलियों ने मुख्य बिजली घर को कब्जे में कर लिया और पूरे श्रीनगर की बिजली काट दी। और फिर हमलावर श्रीनगर से 54 किलोमीटर दूर बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला पहुंचते ही हमलावर लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। जो मिला उसे लूट लिया गया और दुकानें जला दी गई। हमलावरों ने 2 दिन तक बारामूला में तबाही मचाई और लूट का सामान वापस पाकिस्तान लॉरियों में भरकर भेज दिया। पूरा बारामूला तबाह हो गया और अब कबायलियों ने श्रीनगर को घेर लिया था। महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से निकल गए। उन्होंने हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लॉर्ड लुई माउंटबैटन ने भारतीय सेना को श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करके ये ऐलान कर दें कि उन्होंने कश्मीर का विलीनीकरण भारत के साथ कर दिया है। कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद ही कश्मीर को कोई भी मदद दी जा सकती है। और फिर मैं महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत संघ के साथ विलीनीकरण करने की दिशा में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने दस्तखत करता हूं। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल होने के इन पेपर्स पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अब कश्मीर की रक्षा भारत की जिम्मेदारी थी। इस समय की एक बात है जो काफी मशहूर है। महाराजा हरि सिंह के अंदर एक डर बैठा था कि अगर भारतीय फौज समय पर नहीं पहुंची तो क्या होगा। उन्होंने अपने कप्तान दीवान सिंह को बुलाकर उनके हाथ में अपनी रिवॉल्वर थमा दी और कहा, मैं सोने जा रहा हूं। अगर कल सुबह तक तुम्हें श्रीनगर में भारतीय विमानों की आवाजें सुनाई ना दें तो मुझे नींद में गोली मार देना। उधर नई दिल्ली में डिफेंस कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबैटन और फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल FRR बुकर मौजूद थे। माउंटबैटन और अंग्रेज कमांडर के मुताबिक भारत के पास श्रीनगर में कार्रवाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। माउंटबैटन ने कहा कि ये कदम आसान नहीं होगा। सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कश्मीर में कोई ऑपरेशन ना करने का मतलब है कि सीधा सीधा नरसंहार होने देना। हमें सैन्य कार्रवाई करनी ही होगी
और इसमें भारत सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। माउंटबैटन ने कहा कि ठीक है, आप सेना भेज दीजिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित होने के बाद वहां जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट करवाया जाए। इस प्रस्ताव का नेहरू और पटेल दोनों ने ही कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं वो ये जानते थे कि कश्मीर की आवाम का रुख हिंदुस्तान की ओर है। रातों रात 3 एयरफोर्स के जहाज और बाकी सिविल एयरलाइंस के जहाज़ों को इकट्ठा किया गया और अगले दिन सूरज उगने से पहले हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर के लिए टेक ऑफ की। इस लड़ाई में शेख अब्दुल्ला और उनके समर्थकों ने भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। कश्मीर का हिंदुस्तान में शामिल होने और भारतीय फौज की कार्रवाई की न्यूज़ ने जिन्ना को आग बबूला कर दिया। जिन्ना ने अपने कमांडर जनरल को फोन लगवाया और कहलवाया कि वो तुरंत पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर भेज दें, लेकिन जनरल ने कहा कि कश्मीर अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है और वहां अपनी फौज भेजने का मतलब सीधा हिंदुस्तान के साथ युद्ध होगा। पाकिस्तान में बैठे जनरल ने कहा कि वो सुप्रीम कमांडर जनरल ओकिनलेक के ऑर्डर्स के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते। दरअसल जनरल ओकिनलेक हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख थे और वो लॉर्ड लुई माउंटबैटन के नीचे आते थे। जिन्ना ने बयान दिया कि कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हिंसा के बल पर हुआ है और इस कारण वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को अस्वीकार करते हैं। 1 नवंबर 1947 को माउंटबैटन ने लाहौर में जिन्ना से मुलाकात की और वहां भी जिन्ना अपने स्टैंड पर अड़े रहे। 2 नवंबर 1947 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पंडित नेहरू ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कश्मीर में कानून व्यवस्था व शांति स्थापित होने के बाद यूएनओ की देखरेख में हम प्लेबिसाइट करवाने के पक्ष में हैं। दरअसल नेहरू ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत हिंदुस्तान के पक्ष में हो और उन्हें भरोसा था कि जनमत संग्रह में भारत भारी मतों से विजयी रहेगा, लेकिन यहां से नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। दरअसल पाकिस्तान के हस्तक्षेप के बाद निष्पक्ष प्लेबिसाइट करवाना असंभव सा हो गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की शिकायत की, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई बढ़ती गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए 1948 के मार्च महीने में हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बनाया। फिर 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन जागा और उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। जब ये सीज फायर हुआ, उस वक्त तक हिंदुस्तान ने उत्तर में द्रास व कारगिल और पश्चिम में पूंछ से कबायलियों को खदेड़ दिया था, लेकिन इससे आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था। इसी सीज फायर लाइन को आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बुलाते हैं और वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा बरकरार था आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। तब से लेके अब तक दोनों देशों के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन कश्मीर का कोई समाधान नहीं निकला। कश्मीर को लेकर आज भी जंग है, आज भी लड़ाई है। देश के अंदर आज भी कश्मीर को लेकर कई डिबेट्स चलती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया, वहां के लिए अलग कानून क्यों। पंडित नेहरू के मन में अपने करीबी शेख अब्दुल्ला को लेकर कुछ चिंताएं होने लगी थी। शेख अब्दुल्ला ने भारत में अमेरिका के राजदूत लॉयड W. हेंडरसन से मुलाकात की। शेख ने कहा, मुझे लगता है कि कश्मीर को एक आजाद मुल्क रहना चाहिए। शेख अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी या हिंदुस्तान से उनका मोह खत्म हो रहा था, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते थे। खैर, शेख अब्दुल्ला फिलहाल जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस चाहते थे। दरअसल हिंदुस्तान की आज़ादी के समय
मौजूद 550 रियासतें शुरू में रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को लेकर ही भारत में शामिल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अन्य विषयों पर भी हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार के बेहतर कानून को लागू कर दिया था। पर शेख अब्दुल्ला इस बात पर अड़े थे कि रक्षा, संचार और विदेशी मामलों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर हिंदुस्तान का संविधान कश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास ही रहना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से एम गोपालास्वामी अयंगर शेख अब्दुल्ला से इस विषय पर बात कर रहे थे। शेख जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे, जिसे बाद में मान लिया गया। नेहरू की सहमति के बाद गोपालास्वामी अयंगर ने कांग्रेस नेताओं के सामने आर्टिकल 370 का प्रस्ताव रखा। ऐसा होते ही सभी नेता आग बबूला हो गए और उनकी एक न सुनी। बाद में कश्मीर के विलय के समय के हालातों व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श कर इसे अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी गई। 17 अक्टूबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने आर्टिकल 306A पास किया, जिसे आज हम आर्टिकल 370 के नाम से जानते हैं। इसी आर्टिकल 370 को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे एक अस्थायी प्रावधान कहा था, लेकिन इसे हटाने में 70 साल से भी अधिक समय लग गया। खैर, लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK आज भी है। आज का ये दिन आया, करता याद बयां, बातें कल की अनकही, रह न जाए वैसी गहराइयों में बीते लम्हों की परछाई आने वाले कल की। गहराइयों में बीते लम्हों की परछाई आने वाले कल की। वक्त की है ये दास्तां, जिंदगी